हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई और भर्ती के बारे में। वो नई भर्ती क्या रहने वाली है और किस आयोग द्वारा निकाली गई है, आइए चलिए देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस भर्ती की, तो ये भर्ती जो निकाली गई है ये भर्ती निकाली गई है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। मीन्स यूकेपीएससी ने ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज़ किया है और ये भर्ती है आपका किसकी, कर्मशाला अधीक्षक की भर्ती है। कर्मशाला अधीक्षक मतलब होता है जो वर्कशॉप अटेंडेंट होते हैं, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट होते हैं आपका, कहाँ, पॉलिटेक्निक्स इंस्टीट्यूट्स में जो चाहिए उनके लिए ये रिक्रूटमेंट्स निकाली गई है। ठीक है। ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, ये विज्ञापन कब प्रकाशित हुआ, ये नोटिफिकेशन कब निकाला गया, 21 तारीख को निकाला गया था। और इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है। रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसे ही उसी के साथ साथ जो आप पेमेंट करते हैं फॉर्म भरने का, वो भी 12 जुलाई ही रखा गया है और रात्रि 12 बजे तक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हैं। जो मेन चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस फॉर्म की, तो इसमें कहा गया है कि आपको जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, इस फॉर्म को जब आप फिल कर रहे होंगे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि आपको करेक्शन का जो टाइम मिलेगा वो एक बार मिलेगा। अगर सपोज़ के लिए आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो उसके पश्चात ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद केवल आपको क्या करेगा, आयोग एक बार दोबारा उसका लिंक ओपन करेगा। अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए, इससे अच्छा कि करेक्शन ना करना पड़े, इसलिए पहले ही बार में जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो सभी चीज़ को ध्यान से भरें। चाहे उसमें आपका नेम हो, चाहे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे कैटेगरी हो, चाहे सब कैटेगरी हो, चाहे आपका मेल फीमेल का जो भी है कंडीशन, वो सब आप ध्यान से देखेंगे, उसको सही से भरेंगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना चीज़ ध्यान देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ है देखते हैं इसमें। इसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट होनी है, वो पेमेंट सारी की सारी क्या होनी है, नेट बैंकिंग के द्वारा होनी है या डेबिट कार्ड के द्वारा होनी है या यूपीआई के द्वारा होनी है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी और माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे यूपीआई से करें या चाहे डेबिट कार्ड से करें, चाहे या क्रेडिट कार्ड से करें। ठीक है। ये चीज़ को भी ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, समझ गए होंगे सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसमें कहा गया है कि जब भी आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद अपने पास क्या करें, उस जो फॉर्म आप भर लेंगे उसका जो प्रिंट आउट है वो अपने पास संभाल कर रखें। भविष्य में जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो तब जाके क्या पता, अगर आयोग मांग ले आपसे कि अपना प्रिंट आउट दिखाइए कहाँ रखा है, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसको संभाल कर भी रखें। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहे देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट क्या है देखते हैं। इस जो ये कार्यालय अधीक्षक के जो पद हैं, इस पदों पर केवल जो इस पदों पर जो परीक्षा होनी है वो परीक्षा 2 भागों में होनी है। ठीक, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होना है। ठीक, दूसरा आपका साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू होना है। बात समझ में आ गई? 2 चीज़ें इसमें होनी है। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए या कार्यालय अधीक्षक के लिए आपके दो भागों में ये पेपर आयोजित किया जाएगा। पहला लिखित परीक्षा होनी है, मीन्स रिटर्न एग्जाम होना है। दूसरा साक्षात्कार मीन्स आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। जो बच्चे लिखित मतलब या रिटर्न में जो क्वालिफाई बच्चे कर जाएंगे उन्हीं को ही साक्षात्कार के लिए क्या करा जाएगा, बुलाया जाएगा आयोग द्वारा। ठीक। और इसमें यह भी कहा गया है, अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि जो जो आप दावे करते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वो दावे आपके सही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कल को बाद में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो वहाँ पर क्या हो, हमारे दावे जो हैं अमान्य हो जाएं और सही ना हो, तो उससे क्या होगा, हमारा जो अभ्यर्थन है या जो हमारा पोस्ट के लिए जो हमने अप्लाई किया था वो कैंसिल माना जाएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे, इसलिए सही सही चीज़ें भरें जो भी आपने फॉर्म में भरना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों से यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण पत्र भिन्नता अथवा कमी पाई जाती है तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत हेतु अनर्ह घोषित किया जाएगा। वही बात मैंने जो बताई आपको कि कोई भी जो आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर वो चीज़ आपकी सही नहीं पाई जाती है बाद में, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, सभी को अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए अगला लिखा है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होना है वो आपको पता है कि ऑप्शनल होता है ना। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होनी है और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऑप्शनल आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक हो गया। और इसके लिए जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उससे आपको मतलब जो आयोग है, चाहे वो ईमेल भेज दे चाहे एसएमएस भेज दे, तो वहाँ से बता देगा कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या करें, सही से भरें। ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक?
और ये बात ध्यान दें कि लास्ट डेट की आप प्रतीक्षा ना करें कि 12 जुलाई को लास्ट डेट है तो तभी 11 तारीख को भरेंगे, 10 तारीख को भरेंगे, तो जल्द से जल्द इसको भर लें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा में जितने भी जो भी कैंडिडेट्स हैं जो मतलब मिनिमम मार्क्स अटेंड करेंगे, जितना आयोग को लगेगा कि हमें इतने लोग लेने चाहिए, इतनी चाहे जितनी भी पोस्ट हैं उसके हिसाब से जितनी वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से लेंगे। ठीक है, और तो मतलब कुल मिला के आपने ये देखना है कि हमने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक, अगर हम देखो 12 पॉइंट को डिस्कस करें तो वो पॉइंट हमसे कहा गया है कि कर्मशाला अधीक्षक पद जो लिखित परीक्षा होगी या जो रिटर्न एग्जाम होगा वो केवल हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर में ही आयोजित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन और कही है कि यदि कैंडिडेट्स की संख्या कम होती है तो केवल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट या हरिद्वार शहर में ही क्या करा जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मतलब चाहे अगर कैंडिडेट्स कम होंगे तो आप लोगों को जो हरिद्वार के बाहर के हैं तो सभी को हरिद्वार जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मेन चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और बोला है, जो EWS कैंडिडेट हैं वो ध्यान देंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय की गणना के आधार पर निर्गत किया हो। ठीक है, पुराना आपका EWS नहीं चलेगा, जो 23-24 का जो EWS है वही सर्टिफिकेट आपका काम करेगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी है और कितने पदों के लिए ये जो भर्ती है इसमें आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक के कुल 9 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल पोस्ट 9 हैं, इस बात का ध्यान देंगे। टोटल पोस्ट कितनी है? 9 पोस्ट हैं। ठीक है, 9 पोस्टों के लिए ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया है, इतना ध्यान देंगे। ठीक, उसके आगे लिखा है कि उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन करना होगा, जो जो आपको कंडीशन दी गई हैं। और उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू होगा, इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक, अब रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं, कितनी कितनी पोस्ट किस किस कैटेगरी में है, आइए वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पोस्ट की तो कैसे दिया गया, देखिए ध्यान दें। अनारक्षित मीन्स जो जनरल कैंडिडेट हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए कुल रिक्त पद हैं 5 पोस्टें जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। उसमें 2 तो उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व हैं, ये ध्यान देंगे। 2 हैं उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व। ठीक, और 3 बाकी बचे आपके अलग है। ठीक है, कुल मिला के 5 पद हैं जनरल के लिए। उन जनरल के 5 पदों में 2 उत्तराखंड महिलाएं जो सामान्य में आती हैं वो उनके लिए आपका आरक्षित हैं, बाकी बचे 3 पद। ठीक है, तो उन्हीं में आपको फाइट करनी है। बाकी जो ध्यान देंगे उत्तराखंड महिला के अलावा जो कैंडिडेट्स हैं जनरल वाले। ठीक, अगर हम बात करें SC कैंडिडेट्स वालों की, जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए रिक्त पद है 1, और वो जो 1 रिक्त पद है वो किसके लिए आरक्षित है? उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है। ठीक हो गया, बात क्लियर हो गई यहाँ तक, समझ गए? ठीक है, जनजाति की बात करें, जनजाति कैंडिडेट्स के लिए कोई भी रिक्त पद नहीं है अलग से। ठीक हो गया, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिक्त पद हैं वो 2 हैं, मीन्स OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल रिक्त पद कितने हैं? 2 हैं। बात समझ गए यहाँ तक? ठीक हो गया, जनरल के लिए 5 है, 5 में भी 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, उत्तराखंड महिला। ठीक है, SC के लिए 1 है, 1 उत्तराखंड महिला के लिए आरक्षित है। ठीक हो गया, बाकी बच्चे उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कितने पोस्ट हैं? 2 पोस्ट वैकेंट हैं, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक, तो इसीलिए सारी चीज़ ध्यान से समझें, जब आपको लगे कि हाँ हमारे कंडीशन इसमें फुलफिल होती तभी जाके इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसमें टोटल 9 पोस्टें हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है। इसमें जो EWS वाले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अनारक्षित, उसमें जो आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले जो हैं 1 पोस्ट है केवल। ठीक है, उसकी कितनी पोस्ट है? टोटल 1 पोस्ट है, और 1 वो भी अनारक्षित है, इसका ध्यान देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ आपका डिटेल दी गई है कि समाज कल्याण अनुभाग 3 उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 10 में प्रश्नगत पद दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियाँ और OL, LV, PB, HH, PD, D, LC, DW, AVV, AV युक्त चिन्हांकित उपश्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित तो आवेदन कर सकते हैं। जितने भी मीन्स फिजिकली हैंडीकैप हैं या हम लोकोमोटर वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं विकलांग श्रेणी में जो आते हैं वो भी सब क्या करेंगे? अनारक्षित पदों के सापेक्ष ही अप्लाई करेंगे। उनके लिए अलग से कोई वो इसमें कॉलम नहीं बनाया गया है कि आपने इसी में सेपरेटली अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इसके वेतनमान की, सैलरी की बात करते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें इसकी, तो इसका जो लेवल होने वाला है, लेवल पे होने वाला है, वो कितना होने वाला है, लेवल 10 है ना। जो उसका पे लेवल है कौन सा है, लेवल 10 है। और 56,100 से लेकर 1,77,500 है ना, 1,70,500 तक जो ग्रेड पे है वो उसके बीच में रहने वाला है, इसको ध्यान देंगे। पद के स्वरूप की बात करें, समूह ख का जो ग्रुप बी का जो पोस्ट है वो है राजपत्रित पद है, निरंतर चलने रहने की संभावना है, अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। अब इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, किन किन कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट आई है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कौन फुलफिल कर पाता है, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, अगर हम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें कहा गया है आपसे कि 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, है ना। अगर हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, उसमें लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसने बीटेक किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, मैकेनिकल और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन और इंजीनियरिंग ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एवं मेंटेनेंस में, इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में बीई या बीटेक या बीएस, बैचलर ऑफ बीई है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक हो गया आपका, और दूसरा आपका बीएस हो गया, मींस बैचलर ऑफ साइंस। ठीक हो गया। इन इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ साइंस भी किस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग। ये कहीं बीएससी वाले ध्यान ना दें, बीएससी वालों के लिए नहीं है, है ना। ये जो पोस्ट है, ये जो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ओनली किसके लिए मांगी गई है, आपका बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जितने भी बीटेक कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग वाले, जिसने भी इंजीनियरिंग करी है, चाहे वो बीई करा है, चाहे वो बीटेक करा है, चाहे वो बीएस करा है, इस बात को ध्यान देंगे। अथवा समकक्ष उपाधि, उसके समकक्ष जो उपाधि है AMIE इंडिया और AMIME मीन्स इंडियन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसके पास आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है, वो कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो पोस्ट है ये बीटेक वालों की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है ये, बीटेक वालों की पोस्ट है। तो बीटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब कर रहे हैं बीटेक वाले, वो ध्यान देंगे तो उनके लिए एक अच्छी पोस्ट है, अच्छा मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी मैकेनिकल वाले हैं, मेट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, मैकेनिक्स ऑटोमेशन वाले हैं, मैकेनिकल टूल रिपेयर वाले हैं, है ना, और बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग वाले हैं, सभी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास हो, अदरवाइज अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो तब क्या, उसके बाद क्या कहा गया है, यदि आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा, फर्स्ट डिवीजन तो होनी चाहिए बेटे, है ना। आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी ही चाहिए, चाहे हम उससे अबव वाला जो हमारा जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए ही चाहिए, मतलब बीटेक में आपकी 60% से अबव होनी ही चाहिए। ठीक, इसके साथ कुल 10 वर्ष का उत्पादन अनुरक्षण में औद्योगिक अनुभव या शैक्षिक अनुभव, या तो पढ़ाने का अनुभव हो या औद्योगिक अनुभव हो, इंडस्ट्री में काम करने का अनुभव हो, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये बात ध्यान देंगे। ठीक है, उसमें टिप्पणी क्या करेंगे वो भी ध्यान दो, फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को ध्यान से सुन लेना, है ना। उसमें लिखा है उत्पादन अनुसरण में मांगा गया 10 वर्ष के अनुभव के रूप में केवल सरकारी संस्थाएं, ओनली गवर्नमेंट, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सार्वजनिक उपक्रम, ठीक हो गया, या लिमिटेड जो संगठन है का औद्योगिक अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा। मीन्स जितने भी आपके गवर्नमेंट हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, लिमिटेड जितने भी आपकी कंपनियां हैं, उन्हीं का ही अनुभव क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल सरकारी या सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज का अनुभव ही स्वीकार किया जाएगा। मीन्स केवल या तो गवर्नमेंट हो या सहायता प्राप्त हो, मैनेजमेंट वाले हों, है ना, या विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का अनुभव, मतलब या तो एडेड आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए या गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उन्हीं का ही एक्सपीरियंस क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ गए। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें हमको बता दी। पहली चीज़ हमें ये बता दी कि आपके पास सारा का सारा जो भी आपका क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, है ना, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें इसको ध्यान देंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, तब जाके ही अप्लाई करना। अगर आपको लगे कि हाँ मेरे लायक है, ये मेरे लिए ही है, तो तब जाके इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, और अथवा में हमने डिस्कस कर ही लिया है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, इस बात को भी ध्यान देंगे, 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है।
ठीक, बात समझ गए यहाँ तक। और दूसरा चीज़ क्या है, देखो इसमें कहा गया है 10 वर्ष का अनुभव के साथ साथ हिंदी का ज्ञान। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, अथवा में ये हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, हिंदी का ज्ञान ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। हिंदी का ज्ञान तो होना ही चाहिए साथ में। अगर आपके पास चाहे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में डिग्री है, बीटेक है, आपका बीई है या बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग है, उसके साथ साथ आपको हिंदी का ज्ञान भी होना क्या है, जरूरी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो, इतनी चीज़ तो सभी के लिए है, चाहे वो 10 वर्ष का अनुभव वाला है उसके लिए भी हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे वो अभी फ्रेशली जिसने बीटेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उसके पास भी हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब इसके आगे कह रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता हो। मतलब उसके वरीयता मतलब होता है कि जैसे कभी कभार क्या हो, जब आपके रिटर्न एग्जाम में क्या हो, दोनों के मार्क्स सेम हो जाए, है ना, या कभी लास्ट फाइनल सिलेक्शन में दोनों के मार्क्स सेम हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उसको प्रेफरेंस मिलेगा जिसके पास क्या होगा, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होगी। मीन जिसने एमटेक वगैरह किया हो या गेट वगैरह का एग्जाम पास किया हो, तो थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक हो गया। और अदर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपके पास अगर हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिससे क्या हो सके कभी कभार थोड़ा सा और प्रेफरेंस मिल सके आपको, वही सेम जब आप लास्ट फाइनल मेरिट बन रही हो आपके, तब उसको अधिमान अर्हता बोलते हैं। उस अधिमान अर्हता में आपके पास क्या होना चाहिए, देखो या तो आपके प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी जो होती है उसमें 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या तो ऐसा चल जाए, या आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे, एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट होल्डर वाले भी क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 चीज़ें ध्यान देना। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम एज की बात करें तो एज जो है इसमें कहा गया है 21 से कितनी वर्ष होनी चाहिए, 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, मीन्स 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई को मिनिमम आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी 42 ईयर वर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम 42 वर्ष नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। 1 जुलाई 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना सॉरी 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो और 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है, इसका मतलब 42 साल से ऊपर वाले नहीं चलेंगे और 21 साल से नीचे वाले नहीं चलेंगे। ठीक हो गया। अधिकतम आयु सीमा में छूट, और आपको पता ही है जो भी आप कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको पता है कि हमें आयु सीमा किस तरह की छूट मिलती है। 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है उनको। ठीक है, वो भी ध्यान देंगे। ठीक हो गया, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो SC ST या OBC वाले हों, तो सभी को 5 ईयर का जो है प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। ठीक हो गया। और बाकी राष्ट्रीयता नेशनलिटी तो आपको पता ही है क्या क्या होती है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, तिब्बती शरणार्थी हो तो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। ठीक है, और तीसरा भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, किसी पूर्वी अफ्रीका देश, केन्या, उगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रोविजन किया हो, मतलब जो वहाँ से यहाँ आया हो पहले, उसको है। ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता वाली बात है, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स बहुत ही कम होते हैं जो इस तरीके से हों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरित्र तो आपको पता ही है, वैवाहिक परिस्थिति, एक से ज़्यादा जीवित पत्नियां ना हों। ठीक है भाई, सिंगल ऐसे व्यक्ति, ऐसे कैंडिडेट जिनके एक से ज़्यादा बीवियां हैं, वो अप्लाई ना करें भाई, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आप अच्छे हों, ये तो होना ही चाहिए, है ना, तभी हम किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ध्यान देंगे और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म में, और फॉर्म कैसे फिल करना है आपको पता ही है, 1 बाय 1, है ना। इन चीज़ों को देख लीजिएगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये आपका लिंक दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप लिंक करिएगा, है ना, अप्लाई करिएगा। ये सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल करते हुए वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ के यहाँ तक, इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारी वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, अगले हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। इसके बाद में जो आपका
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो वीडियो है कितनी हमें मतलब जो सिलेबस है सॉरी वो सिलेबस क्या रहने वाला है उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप अपना फॉर्म भरिए अच्छे से, उसको देख लीजिए कितना कितना क्या क्या है। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें जो जनरल वाले हैं 150 रुपये शुल्क रहेगा, टोटल मतलब 172 रहेगा कुल GST मिलाकर। और OBC वालों के लिए भी 172 ही रहने वाला है, और SC वालों के लिए जो 82 रुपीज़ है 82.30, और आर्थिक EWS वालों के लिए भी 172 ही रहने वाला है। सारे दिव्यांग जो है वो 22 रुपये में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और राजकीय गृहों में जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक हो गया, बात समझ गए यहाँ तक? ठीक। और उसके बाद जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़ते रहिए, बाकी हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, तो हम भी आपको बता देंगे कब कब आपका एडमिट कार्ड निकलने वाला है, कब क्या है, तो इस सभी चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है। और जो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो उनको क्या लाना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आना है, इस बात का ध्यान देंगे। वो अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आएंगे अपने विभाग से। ठीक हो गया। अगर हम मार्किंग की बात करें तो इस मार्किंग में गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काटा जाएगा, है ना, वो पता ही है आपको, 1/4 काटा जाता है और सही के लिए मार्क्स दिया जाता है ना। तो 1/4 आपका दंड के रूप में काटा जाएगा, जो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पर 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा, मतलब 1/4 आपका कट जाएगा अगर ये गलत हो गया तो। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ गए सभी? ठीक है, ठीक। और बाकी ये सभी चीज़ें हैं आपका क्या क्या है, लेकिन मतलब जो रिटर्न एग्ज़ाम होना कैसे कैसे होना है, और इंटरव्यू जो है ना, जब वो लिखित परीक्षा आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट में ही जिनका नाम मेरिट में आएगा उन्हीं कैंडिडेट्स को क्या करा जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, और बाकी ये डिटेल से दी हुई हैं, इनको पढ़ते रहिए, पॉज करके धीरे से वीडियो को आगे पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक? ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस की, तो सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे आपका किसमें, अगले वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और कुल मिला के आप ये एक चीज़ समझ गए हैं कि इसमें जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कौन होंगे, बीटेक वाले कैंडिडेट्स होंगे। तो बीटेक वालों के लिए ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, और ऐसा मौका बहुत कम मिलता है बीटेक कैंडिडेट्स को। तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और फॉर्म को फिल करिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए कि ऐसे कोई कैंडिडेट्स हों, ऐसे कोई दोस्त हों आपके साथ जो क्या करें, इस फॉर्म को भरने से ना छूट जाएं, और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से क्या चल सके, पता चल सके कि मैं भी फॉर्म भर लूँ और वो भी तैयारी कर सके। ठीक है, तो किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन तब जरूर दबाइएगा, जिससे हम क्या कर सकें, हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय समय पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।